Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. इस लेक्चर में मैं आपको एक नया कंपोनेंट लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, राइट। अगर आप सिलेबस देखोगे, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ इसका क्या है। वो सबसे पहले देखो ये सिलेबस ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप पार्ट 8th में देखोगे, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, राइट। ये एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये इन्होंने टॉपिक तो दिया है लेकिन अब ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली इन्होंने एक सब्जेक्ट डाला हुआ है यहाँ पर। अब आप क्या पढ़ोगे इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में एंड बायोडाइवर्सिटी में, तो आपको समझना है पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को एलॉबरेट करके पढ़ना होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक टॉपिक नहीं मानेंगे कि ये टॉपिक जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ना है। एग्जैक्टली वैसे ही इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में जितने भी इसके साथ चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब कुछ हमें पढ़ना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहो एंड तक। इसमें हमें कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 लेक्चर्स आएंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट्स है, एक दो कंपोनेंट्स है, एक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और दूसरा बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली ये दो कंपोनेंट्स मिलाकर है, तो ये हमें डिस्कस करना है। 8 से 10, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेक्चर्स, लेकिन 8 से कम बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर एक वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको इसी में हेल्प नहीं करेगा, जो बाकी एग्जाम्स हैं आप उसको कर सकते हो। अगर आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हो आगे, तो उसमें में भी मेंशन किया हुआ है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और उसमें आपको ये अच्छे से हेल्प करेगा ये वाला पार्ट। ठीक है। तो आज पहला लेक्चर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, और हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, इसको समझोगे। ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्या इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ हम जान लेंगे अच्छे से डिटेल में। आपको सिर्फ एक काम करना, आपको पेशेंस रखनी है एंड तक, जब तक ये लेक्चर्स सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो यही हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, इकोलॉजी एंड environment, right? So guys, this is me मीर वहीद, as you all know me। ठीक है, सब आप मुझे जानते हो। तो आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो थ्रू ट्रिपल एस। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। और लाइक भी किया करो, और कमेंट्स में मेंशन किया करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ वो भी आप मेंशन करोगे। आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको वैसे मिल जाएगा, आपको पीडीएफ इसमें टेलीग्राम पे, राइट। और जो जो आपको इश्यूज देखने को मिल रहा है वो हाईलाइट किया करो, सो दैट हमें भी पता चले कहाँ पर क्या गलती हो रही है। क्योंकि सभी इंसान ही है, तो हो जाता है, कभी ध्यान ही नहीं रहता है, कोई बात ऐसे निकल जाती है इससे माउथ से, तो पता ही नहीं चल रहा है। वो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो बोलने में ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आप मेंशन किया करो, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई इट, राइट। उसके बाद उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो गया है इसको। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बाय मीर वहीद सर, राइट। सबसे पहले हमें समझना क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद क्या समझेंगे हम, इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले इन्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद इकोलॉजी को हमें देखना है। इकोलॉजी को देखने के बाद हम देखेंगे टॉपिक्स को कैसे ऑर्डर में हमें पढ़ना है। बायोम क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इकोसिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से मुझे याद आया, अगर आप साइंस, जनरल साइंस का सिलेबस देखोगे, वहाँ पर आपको लास्ट पे दिया हुआ है एक तो इकोलॉजी एंड इसको इकोसिस्टम का टॉपिक दिया हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक दिया हुआ है। वो इसी में कवर हो जाएगा, दोनों टॉपिक्स, वहाँ से दो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो वो पोर्शन पे आपको कवर होता जाएगा जो उसमें आपको आ रहा है, राइट। हम इकोसिस्टम को देखेंगे। इसमें पहले आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
हम देखेंगे लिविंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होता है, इनकी लिंकेज कैसे बनी जाती है, फंक्शनल लिंकेज क्या होती है, उसका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसी में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को हम डिस्कस करना है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। हेटेरोट्रॉप्स, ये सब कुछ हम इसमें अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। सो एंड तक इसको वॉच करना, बीच में नहीं छोड़ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है वीडियो देखना। अगर आपको फ्री मिल रहा है, इवन कि फ्री भी अगर नहीं मिल रहा होगा, बट स्टिल आपको इसको देखना है, क्योंकि आपको कुछ आपके सामने एक आपने एक एम रखा है, आपको जॉब चाहिए, तो इसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो भी स्टडी के साथ कंप्रोमाइज करेगा इस टाइम पे, जो आपने फॉर्म लगाया हुआ है, जो ऑलरेडी आप फेल हो चुके हो, ठीक है, और आप फिर से ट्राई कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आपके लिए पढ़ना या ना पढ़ना कोई मतलब ही नहीं रखता है। बात समझ में आ रही है? जब तब तक मतलब नहीं रखता जब तक आपके पास जॉब नहीं आएगा, जब तक आप सेटल नहीं हो जाओगे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेटल हो जाओ जल्दी से, ये अभी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, बट हार्ड वर्क सबसे पहले, उसके साथ-साथ ही आप स्मार्ट वर्क सीखोगे। कुछ बच्चों का शायद ये सोच रहे होंगे कि सर शायद डिटेल में जा रहा है, ज़्यादा जो ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। नहीं, आप नहीं रिस्क नहीं ले सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट टेक रिस्क, ठीक है? ये पोस्ट्स आ चुके हैं और इसको लिए आपको बहुत ज़्यादा, जितना पॉसिबल उतना आपको डीप जाना पड़ेगा। फिर आपको उसमें से क्वेश्चन आए उतनी डेप्थ में से या नहीं आ जाए, आपको भी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन, सो दैट आप को कॉन्फिडेंस रहेगा, आप एग्जाम में जाओगे अच्छे तरीके से, आपका एग्जाम का हैंडल करोगे। सुपरफिशियल नॉलेज काम नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, पता चलता है कितनी ज़रूरत होती है एग्जाम्स में, और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। 1.5-2 लाख बच्चे तो अफेयर हो ही जाएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक दिन में एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एक ही दिन में एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक दिन में एक टॉपिक कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 1 घंटे में एक टॉपिक तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है? ये पॉसिबल ना, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को समझना होता है, हर एक चीज़ को। चलो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, राइट? इन बातों को ध्यान में रखो जो मैंने अभी बोला आपको। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात, जो हमारा जो सराउंडिंग है, ठीक है, वहाँ पर प्लांट लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होता है। अब लिविंग में कौन-कौन सा आता है ये आपको पता, ये आपको मैं बताता हूँ। लिविंग में आता है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास लाइफ होती है, उनको बोलते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नंबर सेकंड जो है वो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में हमारे पास क्या आता है? वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, एयर, जिसको आप एटमॉस्फेयर भी नाम देते हो, ये सब मिलाकर, ये हमारी सराउंडिंग के आसपास है ना, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एयर भी है, वाटर भी है, इस सब को मिला के हम इसको क्या नाम देते हैं? ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, रेफर्स टू आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट इज इकोलॉजी? फिर इकोलॉजी क्या है? स्टडीज लाइफ फॉर्म्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी स्टडी होती है, ये एक ऐसा साइंस होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, ecology as a science studies associations between living forms and their association with their surroundings, that is their environment। मतलब क्या होता है इकोलॉजी का? इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जो भी हैं, इनके आपस में इंटरेक्शन, इनके आपस में एसोसिएशन, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग बीइंग है ह्यूमंस, हमारा रिलेशन क्या है प्लांट्स के साथ, या एनिमल्स का रिलेशन क्या है प्लांट्स के साथ, दैट मीन्स लिविंग टू लिविंग रिलेशन, एक पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, अब इन सब का, इन लिविंग्स का रिलेशन किन के साथ? नॉन लिविंग के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यही इसी को बोला जाता है हम इकोलॉजी। इकोलॉजी है साइंस स्टडीज एसोसिएशन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स के बीच में एसोसिएशन एंड देयर एसोसिएशन, उसके बाद
उन लिविंग फॉर्म्स की एसोसिएशन विद देयर सराउंडिंग्स के साथ। सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है, लैंड के साथ क्या इंटरेक्शन है, वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो भी नॉन लिविंग जो होता है, इनके साथ इंटरेक्शन। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको क्या बन सकता है, इकोलॉजी जो है ये कौन सा वर्ड है। इकोलॉजी को डिराइव किया गया एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड्स का बना है, इकोस एंड लॉजी। इकोस मीन्स होम एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो मतलब ये होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट देयर होम। जब हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं कहाँ पर, उनके एट देयर होम, इसी को नाम दिया जाता है इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम एक क्या बोलते हैं, एक घर है, किसका घर है, यहाँ पर डॉग रहते हैं, कैट्स भी है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। अब जो इनके बारे में हम जानते हैं, इसका ये कैसे रहते हैं, ये डॉग जो है, ये कैट्स जो है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं, ठीक है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं, विंटर में क्या करते हैं, समर में क्या इंटरेक्शन इनका रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनका रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है वो कैसा है, हर एक चीज़ जानते हैं इनको, इनका फंक्शनल सिस्टम क्या है, वो सब कुछ हम जान लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पर ये रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस लोकेशन में, जिस घर पे ये रहते हैं, घर में ये रहते हैं, इसको हम नाम देते हैं हम इकोलॉजी, उसकी स्टडी को। नेक्स्ट पॉइंट जो बन रहा है, टर्म, जो इकोलॉजी की टर्म किसने दी हुई है, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल इन 1869। टर्म इकोलॉजी किसने दिया हुआ है, उसका नाम है अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को दिया हुआ है, कब दिया हुआ है, 1869 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर, इसको नोट्स पे डाल देना कि टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, राइट। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो पिछले साल के पेपर्स इकोलॉजी एनवायरनमेंट के, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज लाइफ फॉर्म्स, राइट। अब लाइफ फॉर्म्स ऑर्गेनाइज्ड इन द स्केल लाइक, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ फॉर्म्स, कौन कौन से लाइफ फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के बाद एक हायरार्की बनती है, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटीज़ होती है, कम्युनिटीज़ को मिलाकर बायोम बनता है, बायोम को मिलाकर एक बायोस्फीयर होता है। तो सबसे पहले हमें स्टडी किसकी करनी पड़ती है, ऑर्गेनिज्म्स की करनी पड़ती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म को मिलाकर पॉपुलेशन को देखते हैं हम, फिर पॉपुलेशन को मिलाकर बहुत सारी पॉपुलेशन को मिला एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मिलाकर एक बायोम बनता है, बायोम को मिलाकर एक बायोस्फीयर बनता है, राइट। आपको ये बात समझ आ रही होगी। ये था एक ऑर्गेनाइज, एक स्केल होती है किनकी, लाइफ फॉर्म्स की, ठीक। नेक्स्ट, इकोसिस्टम का हम बेसिक्स जानेंगे यहां पर। इकोसिस्टम इज एन एंटिटी और काइंड ऑफ फंक्शनल यूनिट विच कंप्राइजेस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या है, ये एक एंटिटी है, एक काइंड ऑफ फंक्शनल यूनिट है, जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन क्या है किनके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। एक लाइफ फॉर्म का इंटरेक्शन क्या है दूसरे लाइफ फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ कैसा रहता है, एनिमल्स का इंटरेक्शन प्लांट्स के साथ कैसा है, ह्यूमंस का इंटरेक्शन प्लांट्स या एनिमल्स के साथ क्या रहता है। दैट मीन्स जब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का इंटरेक्शन हम देखेंगे, एसोसिएशन देखेंगे, इसको हम, और इनका जो फंक्शनल यूनिट हम देखते हैं इसका, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, हम इको सिस्टम का नाम। यहां पर आप देख सकते हो LF1 मैंने लिखा, लाइफ फॉर्म फर्स्ट इंटरेक्शन विद लाइफ फॉर्म सेकंड, लाइफ फॉर्म सेकंड का किसके साथ, लाइफ फॉर्म थर्ड के साथ, राइट। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एन इकोलॉजिस्ट जिसका नाम है A.G. टेंसली, A.G. टेंसली, याद रखो इसको। एक तो मैंने बोला आपको अभी कि टर्म इकोलॉजी किसने दिया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये दिया है A.G. टेंसली ने इन 1935 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है।
अब इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा फॉरेस्ट होता है, अगर आप फॉरेस्ट को देखोगे आपको नजर ही नहीं पड़ेगी इतना बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, इतना बड़ा इकोसिस्टम हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ एक आपके पास एक स्मॉल वाटर बॉडी है, आपके पास एक छोटी सी नदी है, आपके पास एक छोटी सी वाटर बॉडी है जहाँ पर स्मॉल फिश है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास हैं, प्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन जो पानी में रहते हैं, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी होता है और इकोसिस्टम को हम एक स्मॉल भी होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पर हम देखते हैं फॉरेस्ट्स की बात, लेकिन फॉरेस्ट तो आपको पता ही है, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग कंपोनेंट, ऑप्शंस दिए होंगे, आपका आइडेंटिफाई करना है कौन लिविंग कंपोनेंट है। जिसके पास लाइफ होती है उसको लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। फिर नॉन लिविंग क्या होता है, जिसके पास लाइफ नहीं होती है, जो लिविंग नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, ये किस कैटेगरी में आता है, लिविंग कंपोनेंट की कैटेगरी में। और नॉन लिविंग कंपोनेंट की कैटेगरी में लैंड, वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में है उनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लांट्स का इंटरेक्शन वाटर और सॉइल के साथ, प्लांट्स का इंटरेक्शन एनिमल्स के साथ, ठीक, एनिमल्स का इंटरेक्शन वाटर के साथ, वाटर का इंटरेक्शन लैंड के साथ। इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिविंग कंपोनेंट्स को भी लिया और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी लिया, सबकी इंटरेक्शन मैंने यहाँ पर देखी है। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा भी है मैंने एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड है नॉन लिविंग पे और नॉन लिविंग भी डिपेंड है किस पे, लिविंग पे, क्योंकि अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। एनिमल्स को अगर वाटर नहीं होगा एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे जब उनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक इंटरेक्शन होती है लिविंग्स को किन के साथ, नॉन लिविंग्स के साथ। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, दीज एसोसिएशंस और इंटरेक्शंस, जो कि लिविंग को किन के साथ है, नॉन लिविंग के साथ, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल लिंकेज, इसको नाम देते हैं हम फंक्शनल लिंकेज का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, राइट, अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये हम देखते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहला जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एक बेस होता है ना, अब आप घर बनाते हो एक बेस बनाते हो, फाउंडेशन आप बनाते हो, फाउंडेशन के बाद आप स्टोरीज बनाना शुरू करते हो। एग्जैक्टली सिमिलर यहां पर है। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो छोटा सा प्लांट हो, वो ग्रास हो, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसको हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया। यहाँ पर समझो आप, सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, इंसान रहते हैं। अब किन फॉर एग्जाम्पल 10,000 पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, यहाँ पर 10,000 जो है इनके मेंबर्स है, ह्यूमंस के टोटल मेंबर्स यहाँ पर इस एरिया में 10,000, मतलब ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन बनी, मतलब सेम स्पीशीज मैंने यहाँ पर बात की है, सेम स्पीशीज की बात बनी, ये एक पॉपुलेशन बन गई, किन की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की पॉपुलेशन। अब यहाँ पर फिर से मैं ले रहा हूँ एक एरिया ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्लांट्स ले लिया, ठीक है। तो प्लांट्स सपोज 10,000 प्लांट्स है यहाँ पर। अब ये पॉपुलेशन बनी है किनकी, प्लांट्स की पॉपुलेशन है। थर्ड एग्जांपल से समझेंगे हम, ये एक एरिया है, यहाँ पर सिर्फ डॉग्स हैं, कैट नहीं है, दैट मीन्स डॉग्स है, दैट मीन्स सेम स्पीशीज है, डॉग की स्पीशीज है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सपोज 5,000 डॉग्स है इस एरिया में, इसका मतलब यहाँ पर जो डॉग्स की पॉपुलेशन है, ये डॉग्स की पॉपुलेशन है। तो ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग बीइंग होता है, पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज होती है, डिफरेंट स्पीशीज नहीं, फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर एक एरिया में। अब कम्युनिटी क्या होती है, जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, इसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी है, डॉग्स की पॉपुलेशन भी है, कैट भी यहाँ पर है, प्लांट्स भी यहाँ पर है, ठीक है। सपोज 10,000 यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 डॉग्स हैं यहाँ पर, सपोज 5,000 प्लांट्स की स्पीशीज है,
ठीक है, अलग अलग तरीके से, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इन सबको मिलाकर क्या बनता है, जब डिफरेंट स्पीशीज को मिलाकर क्या बनता है, एक कम्युनिटी बनती है। दैट मीन्स डिफरेंट पॉपुलेशंस को मिलाकर क्या बनती है, एक कम्युनिटी बनती है। यही लिखा है यहाँ पर, कम्युनिटीज में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in an area, it is an assemblage of plants, animals and microbes which live in an area, जो एक एरिया में रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बायोम होता क्या है। बायोम, बायोम क्या होता है, ए लार्ज रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेजर वेजिटेटिव टाइप एंड फाउंड इन ए स्पेसिफाइड क्लाइमेटिक जोन। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हम बायोम। अब समझो बायोम होता क्या है। देखो, सपोज ये एक एरिया है, हिमालयन माउंटेन्स ले लो या कोई भी फॉरेस्ट ले लो, हिमालय की हम बात करेंगे। वेजिटेशन टाइप, कौन सी टाइप वेजिटेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है। जब हम बायोम्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में तो वहां पर हम बायोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोम को हम किस बेसिस पे बोला जाता है, ये बायोम है। हम देखते हैं उस टाइप वहां की वेजिटेशन कौन सी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स है, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स है, टोंड्रा फॉरेस्ट्स है, कौन से हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट के वेजिटेशन, सॉरी वेजिटेशन के टाइप पे हम बोलते हैं। एक तो हमने वेजिटेशन का टाइप ले लिया, दूसरा हम देखते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस क्लाइमेटिक जोन में है ये। क्या ये सब ट्रॉपिक्स में है, क्या ये ट्रॉपिक्स में है, क्या ये पोलर रीजन में है, क्या ये सब पोलर रीजन में है, किस किस रीजन में है। तो उसी बेसिस पे हम नाम देते हैं कि ये बायोम है। कितने बायोम्स हैं इंडिया में या कितने बायोम्स हैं वर्ल्ड में, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे जब हम बायोम्स को डिस्कस करना है। तो इसका मतलब बायोम को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो वेजिटेशन टाइप के बेसिस पे और किस क्लाइमेटिक जोन में ये वेजिटेशन है, इसी को हम बायोम का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, शॉर्ट में याद रखो, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है। अब इसमें गैसेज आ जाएंगे, जो भी गैस होती है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो भी गैसेज हमारे पास पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सभी गैसेज एबायोटिक। न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, ठीक है, सल्फर हैं, जो भी हैं, कैल्शियम है, जो भी सिलिकॉन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो सभी न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में। वाटर, ये भी क्या होता है, ये भी एबायोटिक है, ये भी नॉन लिविंग होता है। इसका मतलब बायोटिक का मतलब क्या होगा, ये लिविंग होता है। बायोटिक मतलब लिविंग, इसमें जो भी होते हैं, प्लांट्स आते हैं इसमें, एनिमल्स आते हैं इसमें, माइक्रोब्स आते हैं इसमें, बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, फंगाई की बात करेंगे हम, ये सभी जो आते हैं ये किस में आते हैं, बायोटिक में। लेकिन अब इस बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने कैटेगराइज किया है बहुत सारे टाइप्स में। एक होता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वो स्पीशीज जो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लांट्स। यहाँ पर तो प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है, ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, और इनको ऑटोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है, जो खुद अपना गुज़ा प्रिपेयर करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब किसके ज़रिए से प्रिपेयर करते हैं, इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, इनको वाटर की ज़रूरत होती है, और इनको किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते करके ये क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही। और वही फूड जो है हम खाते हैं, फ्रूट्स है हमारे पास, या हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, जो भी हमें मिलता है प्लांट से, वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज करते हैं, राइट। इनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्रोड्यूसर्स इनको बोलते, जो खुद अपना गुज़ा प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। फिर किसको बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है यहाँ पर, हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे, दे आर कंज्यूमर्स आर डिकम्पोजर्स। ये कंज्यूमर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स का मतलब जो कंज्यूम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ह्यूमंस हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम क्या करते हैं, कंज्यूम प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमें राइस होना चाहिए, हम कैरेट खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, दैट मीन्स हम कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर्स का मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करना, ये हम आगे देखेंगे। अब इन हेटेरोट्रॉप्स में 3 कैटेगरीज आते हैं। एक आएगा फैगोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स
एंड थर्ड इज डिट्राइटोवोरस। क्वेश्चन आएगा कि फैगोट्रॉप्स जो है क्या ये हिटेरोट्रॉप्स हैं या ऑटोट्रॉप्स। आपको बोलना है फैगोट्रॉप्स जो होते हैं ये हिटेरोट्रॉप्स के अंदर आता है। सेप्रोट्रॉप्स की बात करेंगे या सेप्रोफाइट्स भी आप इसको बोल सकते हो, ये भी हिटेरोट्रॉप्स के अंदर आता है। डिट्राइटोवोरस का मतलब होता है, डिट्राइटोवोरस भी हिटेरोट्रॉप्स के अंदर आता है। अब हम समझेंगे कि फैगोट्रॉप्स होता क्या है। फैगोट्रॉप्स का फैगो मतलब टू ईट, फीड अपॉन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, खुद अपना गुज़ारा नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर, जनरली ये कंज्यूमर्स ही होंगे, मैंने अभी बोला कंज्यूमर्स का मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं चीज़ों को। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है हेटेरोट्रॉप्स में ये कंज्यूमर्स भी होते हैं और डिकम्पोजर में। कंज्यूमर्स वाला पार्ट फैगोट्रॉप बनता है और सेप्रोट्रॉप्स का मतलब डिकम्पोजर्स, मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब देखो आपने बैक्टीरिया सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप यूज करोगे आप देख सकते हो। फंगाई होता है, फिर आपके पास ब्रेड है, घर पे ब्रेड लाते हो, उसको आप क्या करोगे, उसको पानी डालो, थोड़ा सा उसको वेट करो, थोड़ा सा पानी डालो, फिर उस ब्रेड को किसी जगह पर रख लो, ठीक है, किसी भी बर्तन में रख लो। फिर 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर क्या लगता है, वो वाइट कवरिंग एक बन जाती है उसके ऊपर। आई होप सबने ये चीज़ देखा होगा, जब काफ़ी टाइम तक हम किसी चीज़ को खाने को छोड़ देते हैं, ऊपर से वो वाइट वाइट जैसा हो वो उसके ऊपर बन जाता है, और वही फंगाई होता है। आ रही बात समझ। फिर आप देखोगे उस ब्रेड में क्या होता है, वो बिल्कुल पतला सा होता है, वो ब्रेड जो होता है वो नरम हुआ हो जाता है। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया और फंगाई लगा होता है, वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसी को बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। तीसरा है डिट्राइटिवोरस। डिट्राइटिवोरस का मतलब होता है जो ऑलरेडी जिन प्लांट्स की डेथ होती है, जो ऑलरेडी डेड प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ होती है, अब उनके ऊपर माइक्रो, अगर आपने डॉग देखा होगा रास्ते में या कोई भी एनिमल देखा होगा उसकी डेथ हुई होती है, फिर उसके ऊपर आप देखते हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। सपोज ये इसकी किसी की भी डेथ हो चुकी है, यहाँ पर एलिफेंट ले लो, टाइगर ले लो, लाइन ले लो, जो भी आपको लेना है, इसकी डेथ हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो भी फिर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके फूड के ऊपर डिपेंड है, किसके फूड के ऊपर, जो ये डेड एनिमल है या डेड प्लांट जो है इसके 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 ऊपर जो डिपेंड रहता है उनको बोलते हैं हम डिट्राइटिवोरस। मतलब क्या होता है, फीड अपॉन डिट्राइटस रेफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट रिमेन्स, ठीक है, अलोंग विथ फेशियल मैटर, जो उनका जो फेशियल मैटर होता है, वेस्ट मैटर होता है, उनके ऊपर भी वो उनके उनके फेशियल मैटर को भी वो फीड करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं डिट्राइटिवोरस। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, बेस्ट एग्जांपल है अर्थवर्म या डंग फ्लाइज, ठीक है, क्योंकि वो डंग फ्लाइज जो होती है उसकी भी वजह से फिर मलेरिया हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो गंदगी के ऊपर सर्वाइव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। कौन सा वाला पोर्शन, जो बेसिक टॉपिक था, जो लेक्चर फर्स्ट है, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी के आगे आगे हम इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर आप लोग देख लेना, लेकिन स्टार्टिंग से। अगर कोई लेक्चर सेकंड पहले देख रहा है उसको पहले लेक्चर फर्स्ट देखना चाहिए, सो दैट वो चीज़ों को लिंक करेगा, क्योंकि आगे चीज़ें आ जाएंगे उनको उनकी लिंकेज बन जाती है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ रही थी तो एक ही कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट को एक साथ मतलब सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा आपको। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो और कमेंट्स में मेंशन करो, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो कि कैसा आपको लगा ये लेक्चर, राइट। इंशाल्लाह मैं आपको सिलेबस कवर करके दूंगा, जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आई होप वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको अच्छा सा कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको इधर उधर भाग दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये पढ़ते जाओ, फिर मैं बताऊंगा एक एक पार्ट जो ही कवर हो जाएगा, फिर बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ से आपको आपको एडिशनल थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो पढ़ सकते हो, बताऊंगा मैं किस सोर्स से भी पढ़ना है। फिलहाल आप इस पर फोकस करो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।